Good morning, students, and welcome back to our online classes for business studies. In the previous lecture of business studies, we have completed the classification of business studies. ठीक है, हमने different activities जो है classification of business के related हमने वो सारी चीज़ें complete कर ली थी. Now today's topic is the objective of business. ठीक है, whosoever doing the business, what are the main objective of business. ठीक है, business का objective जो है वो क्या होता है, उसके ऊपर हम आज का टॉपिक जो है वो डिपेंड है. ठीक है, तो लेट्स गो विद इट. ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कैन बी क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज. नंबर 1 इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड ह्यूमन ऑब्जेक्टिव. ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 डिफरेंट पार्ट, दैट इज द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड ह्यूमन ऑब्जेक्टिव. एज नेम सजेस्ट, the economic objective, we are going to study one by one what do you mean by economic, social and the human objective. So as a name suggests, let's start with the economic objective. As a name suggests, economic objective means it is the always related to the firm. ठीक है, organizations, it is always related to their own, they are earning money. ठीक है, अब जैसे आपको पता है कि कोई भी अगर इंडिविजुअल बिजनेस करता है तो उसका मेन मोटो क्या रहेगा, टू अर्न प्रॉफिट. ठीक है, वॉट एवर द एक्टिविटीज एनी बिजनेसमैन इज डूइंग, वॉट विल बी देयर मेन मोटो और वॉट विल बी देयर मेन ऑब्जेक्टिव, टू अर्न अ मनी. ठीक है, टू अर्न अ प्रॉफिट. तो इस रिलेटेड हम जो है पहला करते हैं कि भाई व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. ठीक है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कैन बी क्लासिफाइड इनटू द 3, दैट इज सर्वाइवल, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड ग्रोथ. ठीक है, सर्वाइवल, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड ग्रोथ हम जो है इसे और अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं टू द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, या फिर हम कहें कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. ठीक है, इसका दूसरा नाम अगर हमें देना हो तो इसे हम क्या कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी हम इसे कह सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला है सर्वाइवल. तो सर्वाइवल एज नेम सजेस्ट कि भाई सर्वाइवल मीन्स बिजनेस हैज टू सर्वाइव इनटू द मार्केट टू अर्न द प्रॉफिट. ठीक है, प्रॉफिट अर्न करने से पहले व्हाट बिजनेस हैज टू डू, बिजनेस हैज टू सर्वाइव. तो बिजनेस का एक सबसे मेन मोटो है टू सर्वाइव इनटू द मार्केट. ठीक है, नाउ हाउ एनी बिजनेस फर्म कैन सर्वाइव इनटू द मार्केट, टू इफ बिजनेस इज एबल टू कवर अप द कॉस्ट. ठीक है, कवर अप द कॉस्ट. अगर बिजनेस जो है अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है अगर वो कवर कर रहा है तो बिजनेस कैन बी सर्वाइव इनटू द मार्केट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. सपोज आई एम द बिजनेस ओनर. ठीक है, मैं एक छोटा सा रेडीमेड गारमेंट का शॉप चला रहा हूं, दैट मीन्स आई एम डूइंग द बिजनेस. ठीक है, नाउ आई हैव व्हाट आर द कॉस्ट विल इनकर टू मी, मुझे कौन कौन सी कॉस्ट आएगी, तो रेंट ऑफ द शॉप. ठीक है, द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द शॉप, इफ द एम्प्लॉय इज वर्किंग विथ मी देन आई हैव टू पे द सैलरी टू दैट इंडिविजुअल ऑल्सो. तो दीज आर द कॉस्ट दैट आई हैव टू इंकर टू रन और टू ऑपरेट द बिजनेस. ठीक है, मुझे क्या क्या देना पड़ेगा, मुझे रेंट देना पड़ेगा. ठीक है, मुझे बिल पे करना पड़ेगा, डिफरेंट बिल्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, वाटर बिल हो सकता है, बाकी के जो कुछ भी बिल्स आ सकते हैं. ठीक है, तो ये मुझे देना पड़ेगा. साथ साथ अगर एम्प्लॉय मेरे यहाँ पे काम करते हैं तो मुझे सैलरीज भी पे करनी पड़ेगी. ठीक है, तो दीज आर द कॉस्ट विच विल बी इंकर्ड एट द एवरी मंथ और एट द एंड ऑफ द मंथ. ठीक है, हर एक मंथ के एंड में मुझे ये चीज तो पे करना ही पड़ेगा. सपोज दिस टोटल कॉस्ट इनकर्ड एट द एवरी मंथ इज 15,000 फॉर मी. ठीक है, ये क्या है, हर मंथ मुझे 15,000 रुपये तो पे करना ही पड़ता है, जिसमें से रेंट भी आ गया, बिल भी आ गया और एम्प्लॉय की सैलरी भी आ गई. तो दैट मीन्स आई हैव टू अर्न अ मिनिमम 15,000 रुपीज एवरी मंथ फ्रॉम माई बिजनेस टू सर्वाइव इनटू द मार्केट. अगर मुझे मार्केट में सर्वाइव करना है तो मुझे मिनिमम कितना अर्न करना पड़ेगा, 15,000 तो अर्न करना ही पड़ेगा. क्यों, क्योंकि आई हैव टू पे द रेंट, आई हैव टू पे द इलेक्ट्रिक बिल्स एंड आई हैव टू पे द सैलरी ऑफ माई एम्प्लॉय. If as a businessman I am not able to earn this money, ठीक है, मैं अगर ये 15,000 रुपये अर्न करने के लिए कैपेबल नहीं हूं तो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू गिव द एक्सपेंसेस फ्रॉम माई पॉकेट. ठीक है, मुझे अपनी जेब से निकाल के पैसे देने पड़ेंगे. आई कैन डू इट इन वन, आई कैन डू दैट फॉर 1 मंथ, आई कैन डू आई कैन डू दैट फॉर 2nd मंथ ऑल्सो, बट आई कैन नॉट डू इट फॉर द लॉन्गर पीरियड. सपोज अगर मैं कंटिन्यूसली 4-5 महीनों से मैं 15,000 भी नहीं कमा पा रहा, जो मुझे ये चुकाने पड़ रहे हैं वो भी अगर मैं नहीं कमा पा रहा, तो मैं बिजनेस क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू क्लोज डाउन द बिजनेस. ठीक है, तो सबसे पहला मेन मोटिव होगा, अगर कोई भी बिजनेसमैन होगा न्यू स्टार्टिंग कर रहा है बिजनेस का, तो उसका सबसे पहला मेन मोटिव क्या होगा, टू सर्वाइव इनटू द मार्केट. ठीक है, टू सर्वाइव इनटू द मार्केट. अब मार्केट में सर्वाइव कैसे करना है,
to survive into the market means you have to cover up the cost that you incurred every month. जो आपको हर month to operate your business, whatever the cost you are incurring, ठीक है, whatever the expenditure you are doing to operate your business, आपका business चलाने में जो भी आप खर्चा करते हो वो खर्चा तो आपको कवर करना ही पड़ेगा, तभी आप जो है सर्वाइव कर पाओगे मार्केट में. अदरवाइज यू विल योर बिजनेस विल क्लोज डाउन वेरी सुन. ठीक है, तो टू सर्वाइव इनटू द मार्केट यू हैव टू कवर अप द कॉस्ट. तो सबसे पहला मेन मोटिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा फर्म का, टू कवर अप द कॉस्ट एंड सर्वाइव इनटू द मार्केट फॉर लॉन्गर पीरियड. ठीक है, कॉस्ट कवर करो और मार्केट में लंबे समय तक टिके रहो ताकि आने वाले टाइम में आपको प्रॉफिट जो है मिले, आपका जो ग्रोथ जो है हो सके. ठीक है, उसके बाद सपोज नाउ आई हैव सर्वाइव्ड द मार्केट फॉर 2 to 3 years. ठीक है, मैं अभी जो है मेरे बिजनेस को 2 से 3 साल हो गए ना. आई थिंक दैट आई एम इजीली सर्वाइविंग माई बिजनेस. ठीक है, मैं जो हूँ अपने मार्केट में इजीली सर्वाइव कर पाता हूँ. नाउ व्हाट विल बी माई नेक्स्ट मोटिव? तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. क्या होगा मेरा मोटिव? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. नाउ आई विल थिंक अबाउट हाउ आई कैन इंक्रीज माई प्रॉफिट, हाउ आई कैन अर्न मोर एंड मोर. ठीक है, मैं कैसे कर सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है मैं कैसे अर्न कर सकता हूँ. तो आई माइट गो इन टू द डिफरेंट प्रोडक्ट. सपोज आई वॉज डीलिंग इन टू द रेडीमेड गारमेंट फॉर मेन्स ओनली. ठीक है, मैं बॉयज़ के लिए ही मैं क्या कर रहा था, उसी में डील कर रहा था. नाउ आई थिंक दैट आई कैन, मुझे प्रॉफिट बढ़ाना है तो मैं डिस्काउंट ऑफर करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट करने की कोशिश करूंगा, एडवर्टाइजिंग दूंगा. तो ये क्या हो रहा है? आई कैन मैक्सिमाइज माई प्रॉफिट बाय सेलिंग मोर प्रोडक्ट. ठीक है, तो सेकंड वन आफ्टर इफ माई दिस ऑब्जेक्टिव इज फुलफिल्ड, इफ आई एम सर्वाइव फॉर द इनटू द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, माई second goal that will be a profit maximization and will automatically achieve if I survive. ठीक है, अगर मैं सर्वाइव करूंगा तभी प्रॉफिट कर पाऊंगा. अगर मैं सर्वाइव नहीं कर पा रहा हूं, मैं दूसरे मंथ ही अपना बिजनेस बंद कर रहा हूं, तो मैं प्रॉफिट नहीं कर पाऊंगा. ठीक है, तो आफ्टर सर्वाइविंग माय ऑर्गेनाइजेशन गोल्स और माय इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव विल अचीव, दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. आई कैन इंक्रीज माय प्रॉफिट. मैं क्या कर सकता हूं? अपना प्रॉफिट जो है बढ़ा सकता हूं धीरे धीरे, नए प्रोडक्ट बेच के या फिर मैं अपने कस्टमर बेस बढ़ा के, कस्टमर्स को किसी तरीके से अट्रैक्ट करके आई कैन इंक्रीज माई प्रॉफिट. ठीक है, तो अगर मैं सर्वाइव कर गया, अगर मैंने प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज हो गया, देन विल बी माई थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दैट विल बी ग्रोथ. ठीक है, अगर सपोज इफ एनी वन इज, कोई भी इंडिविजुअल अगर बिजनेस अच्छा कर रहा है तो दे विल ऑलवेज हैव अ प्लान इन देयर माइंड टू ग्रो. ठीक है, हम क्या करना चाहेंगे? आई विल ग्रो माई बिजनेस. Always the businessmen wanted to grow their business. ठीक है, तो suppose I am dealing in the retailer shops of of the ready-made garment for the boys. Now what I will think? I will think to expand my business in new city. ठीक है, हो सकता है कि मैं जो हूँ वही शॉप जो है दूसरी सिटी में भी ओपन करूँ, मतलब ब्रांच ओपन करूँ. हो सकता है कि मैं डाइवर्सिफाई करूँ और हो सकता है कि मैं अपना इसी में ही अपने प्रोडक्ट बढ़ा दूँ. जैसे कि नाउ आई वॉज डीलिंग, एज ऑफ नाउ आई वॉज डीलिंग इन द बिजनेस ऑफ रेडीमेड गारमेंट फॉर बॉयज ओनली. नाउ आई कैन इंक्लूड द चिल्ड्रंस वेयर एंड इंक्लूड द लेडीज वेयर ऑल्सो. तो वो क्या होगा? वो क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है. ठीक है, हो सकता है कि मैं डाइवर्सिफाई कर दूं कि मैं जो पहले सिर्फ अभी जो है आई एम डीलिंग इन रेडीमेड गारमेंट, नाउ आई एम ओपनिंग द मोबाइल शॉप ऑल्सो. ठीक है, तो वो क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रही है मेरे बिजनेस की. ठीक है, तो अगर मुझे प्रॉफिट मिल रहा है तो आई विल ऑलवेज थिंक अबाउट द ग्रोथ ऑफ माई बिजनेस. ठीक है, मैं अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकता हूँ वो यही सोच रहेगा. ठीक है, तो बिजनेस किसी भी ऑब्जेक्टिव के, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, बिजनेस के ये 3 इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव रहेंगे. सबसे पहले दे हैव टू सर्वाइव. ठीक है, उन्हें क्या करना पड़ेगा? मार्केट में सर्वाइव करना पड़ेगा. सर्वाइव करने के लिए उन्हें क्या करनी है? कवर अप द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन. ठीक है, जो भी बिजनेस करने के लिए जो भी कॉस्ट हो रही है उसको कवर करना पड़ेगा, तभी आप सर्वाइव कर पाओगे. ठीक है, वो हो सकता है कॉस्ट कौन कौन सी हो सकती है? तो ये रिटेल रेंट हो सकता है, बिल हो सकता है, सैलरीज हो सकती है. वो सारे एडअप होके जो भी कॉस्ट आ रही है वो तो मुझे कवर अप करनी ही पड़ेगी मार्केट में सर्वाइव करना है तो. ठीक है, और अगर मैं सर्वाइव हो गया तो मैं धीरे धीरे क्या करूंगा? प्रॉफिट अर्न करने की सोचने लगूंगा. ठीक है, और उसके बाद मैं ग्रोथ करूंगा. तो ग्रोथ कैसे कर सकते हैं? तो ग्रोथ जो है 2 तरीके कह सकते हैं. जैसे कि मैं रेडीमेड गारमेंट में हूं तो मैं इसकी नई ब्रांच ओपन कर दूं सिटी के दूसरे पार्ट में. ठीक है, हो सकता है कि मैं जो हूँ
चिल्ड्रंस सॉरी मैं जेंट्स वेयर में डील कर रहा था, नाउ आई कैन इंक्लूड द चिल्ड्रंस वेयर एज वेल एज लेडीज वेयर ऑल्सो। तो ये क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रही है। मैं अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई भी कर सकता हूँ, जैसे कि अभी मैं जो हूँ डील कर रहा था रेडीमेड गारमेंट में, नाउ आई हैव ओपन द शॉप फॉर द मोबाइल फोन। तो वो क्या हो रहा है, मैं अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रहा हूँ, तो वो भी क्या है, ग्रोथ ही है। ठीक है, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं किसी भी बिजनेस के। कोई भी बिजनेस होगा तो ये तीनों ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहेगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इज ऑलवेज रिलेटेड टू द फर्म। ये किसके रिलेटेड होंगे, फर्म के रिलेटेड। वो सबसे पहले किसकी सोचेंगे, खुद की, कि कैसे मैं टिक सकता हूं, कैसे मैं प्रॉफिट अर्न कर सकता हूं, कैसे मैं ग्रो कर सकता हूं। ठीक है, कैसे मैं मार्केट में टिक सकता हूं, कैसे मैं मार्केट से प्रॉफिट अर्न कर सकता हूं, और कैसे मैं जो ग्रोथ कर सकता हूं। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑलवेज रिलेटेड टू द फर्म। ठीक है, फर्म के रिलेटेड होगा, अपने बिजनेस के रिलेटेड ही होगा, किसी और के बारे में अभी हमें नहीं सोचना है। ठीक है, तो दीज आर द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। नाउ वी हैव द सेकंड पार्ट, दैट इज द सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव। तो सोशल ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव बाय अचीविंग दिस 3 डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, ये 4-5 ऐसे ऑब्जेक्टिव हैं जो सोशल ऑब्जेक्टिव में हम इंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहला है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब एज नेम सजेस्ट, सोशल ऑब्जेक्टिव मीन्स ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू दी सोसाइटी। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू दी सोसाइटी मतलब बिजनेस डील इनटू दी सोसाइटी। ठीक है, बिजनेस क्या है, एक पार्ट है सोसाइटी का। अगर सोसाइटी है तभी ही बिजनेस टिका हुआ है, अगर सोसाइटी नहीं होगी तो कोई भी बिजनेस नहीं चलेगा। ठीक है, तो सोसाइटी में हम ग्रो कर रहे हैं, सोसाइटी से ही बिजनेसमैन अर्न करना है, तो इट इज द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेसमैन टू गिव समथिंग टू द सोसाइटी। ठीक है, वो क्या है, एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी की, बिजनेसमैन की, कि जहां से वो कुछ अर्न कर रहा है वहां कुछ वापस करे। ठीक है, वहां कुछ दे। तो वो ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू दी सोसाइटी। अगर आप सिर्फ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अचीव करने की ही सोच रहे हो तो आपका बिजनेस जो है लंबे समय तक नहीं टिकेगा। ठीक है, आपको प्रॉफिट अर्न करना है तो यू कैन अर्न द प्रॉफिट बाय मैनिपुलेटिंग द प्रोडक्ट्स। आप जो है कुछ प्रोडक्ट में मैनिपुलेट करके आप प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर सकते हो क्या, लेकिन क्या वो सोसाइटी, जो कस्टमर आपसे वो गुड्स लेके गया, क्या वो फिर से आपकी शॉप पे आएगा? नहीं। तो आप किसी को 1 बार 2 बार जो है बेवकूफ़ बना सकते हो, बार बार आप नहीं बना पाओगे। तो अगर आप प्रॉफिट इस रॉन्ग वे से अनफुल ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहे हो, ठीक है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहे हो और उससे आप प्रॉफिट कमा रहे हो, तो आपका बिजनेस जो है लंबा समय नहीं चलेगा। इफ यू वांट दैट यू हैव टू डू योर बिजनेस फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम and you want that your business must success for the longer period, then you have to achieve the social objective of your firm also। आपको ये ऑब्जेक्टिव भी अचीव करने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं? तो जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एज एन अ बिजनेसमैन और एज एन अ बिजनेस यू हैव टू जनरेट द एम्प्लॉयमेंट वेर यू आर सिचुएटेड। ठीक है, जैसे अगर आपको पता हो तो अगर कोई भी बड़ी फर्म, मैन्युफैक्चरिंग फर्म, अगर कोई प्लांट कहीं पे भी आ रहा है तो सबसे पहला क्लोज जो होता है कि भाई हम लोग जो हैं लोकल को एम्प्लॉयमेंट देंगे। ठीक है, जैसे मुंद्रा में टाटा पावर प्लांट आया, अदानी प्लांट आया, ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले जब यहाँ पे आ रहे थे तो अब वहाँ के लोगों ने सबसे पहले रिक्वायरमेंट रखी थी कि वी वांट अ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, वी वांट एम्प्लॉयमेंट फॉर लोकल इंडिविजुअल्स। जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टू जनरेट द एम्प्लॉयमेंट फॉर द लोकल इंडिविजुअल्स। जो जहाँ पे वो सिचुएटेड है वहाँ के लोगों के लिए वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे। ठीक है, ताकि उन लोगों का भी जो है चलता रहे। ठीक है, तो वो क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव। अगर सपोज इफ बिजनेस इज नॉट एबल टू जनरेट द एम्प्लॉयमेंट, व्हाट विल हैपन, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इनटू द कंट्री और इनटू द इकोनॉमी विल राइज, विच इज नॉट गुड फॉर द एनी इकोनॉमी। ठीक है, किसी भी इकोनॉमी के लिए सही नहीं है अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ज़्यादा है। तो इट इज़ द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ द सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस टू जनरेट द एम्प्लॉयमेंट फॉर द सोसाइटी एंड डू गुड थिंग्स फॉर द इकोनॉमी। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना भी एक ऑब्जेक्टिव है, सोशल ऑब्जेक्टिव है फर्म का, किसी भी बिजनेस का। उसके बाद है टू प्रोवाइड द क्वालिटी प्रोडक्ट एट द रीजनेबल प्राइस। नाउ यू आर द business is producing something, तो it is the responsibility that you give, और it is the objective। अगर आप मार्केट में लंबे समय तक टिकना है तो आपको क्वालिटेटिव प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा एट द रीजनेबल प्राइस। ठीक है ना, ऐसे यू एज एन बिजनेस मैन, एज एन मैन्युफैक्चरर, यू हैव टू प्रोड्यूस द गुड्स दैट ईच एंड एवरीवन कैन अफोर्ड। ठीक है, आपको क्या करना है, ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करना है कि भाई हर एक लोग जो है अफोर्ड कर सकें।
ठीक है। अगर नो डाउट बहुत सारी ऐसी फर्म्स जो हैं ऐसे प्रीमियम गुड्स ही बनाती हैं जो ओनली फ्यू कैन अफोर्ड इट, लेकिन एज एन सोशल ऑब्जेक्टिव, इफ यू वांट टू अचीव योर सोशल ऑब्जेक्टिव, देन यू हैव टू प्रोड्यूस द क्वालिटेटिव प्रोडक्ट एंड यू हैव टू सेल द क्वालिटेटिव प्रोडक्ट एट द रीजनेबल प्राइस सो दैट ईच एंड एवरीवन कैन अफोर्ड इट। ठीक है, इससे क्या होगा कि स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ लाइफ जो होगी लोगों की वो सेम रहेगी। ठीक है, उन दोनों के बीच में कि भाई वो अमीर है तो वो कुछ और चीज़ें यूज़ कर रहा है, जो गरीब है वो कुछ, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो एज एन अ बिजनेसमैन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रोड्यूस द क्वालिटेटिव गुड एट अ रीजनेबल प्राइस। आपको जो है अपने गुड्स जो है सेल करने हैं एट रीजनेबल प्राइस। ठीक है, रीजनेबल प्राइस मतलब कि एवरीवन कैन अचीव, एवरीवन कैन अफोर्ड इट, हर एक लोग जो है अफोर्ड कर सकें। ठीक है, तो ये है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है जो अपने बिजनेस को फॉलो करना चाहिए, अचीव करना चाहिए। उसके बाद है पेमेंट टू द गवर्नमेंट ड्यूज। एज एन बिजनेसमैन यू हैव टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट, बट मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दे इवेड द टैक्स। ठीक है, वो क्या करते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं, इवेजन। ठीक है, टैक्स इवेजन्स करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दे आर नॉट पेइंग देयर ड्यूज टू द गवर्नमेंट, वो अपने ड्यूज जो हैं गवर्नमेंट को जो पे करना चाहिए वो पे नहीं करते हैं। ठीक है, बट गवर्नमेंट व्हाट गवर्नमेंट विल डू, गवर्नमेंट विल यूज द टैक्सेस फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी ओनली। तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेसमैन टू गिव द टैक्स और टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट इन ऑनेस्टी। ठीक है, ऑनेस्टली आपको सारे के सारे ड्यूज जो हैं गवर्नमेंट को पे करने हैं। एज एन बिजनेसमैन, एज एन बिजनेस फर्म, you have to pay the taxes honestly to the government। ठीक है, ताकि वही चीज आपके वापस ही आएगी। गवर्नमेंट विल बिल्ड द रोड और गवर्नमेंट विल बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द बिजनेस। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है, वही पैसे का यूज करके ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है। तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेसमैन टू पे द टैक्सेस ऑनेस्टली। जो भी टैक्सेस आ रहे हैं उसको पे करो। ठीक है, वो भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोसाइटी की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसकी वजह से क्या होगा, सोसाइटी का ही बेटरमेंट होगा। अगर एज एन फार्म इफ यू आर पेइंग द टैक्सेस रेगुलरली एंड ऑनेस्टली, तो व्हाट विल हैपन, यू आर डूइंग द गुड फॉर द सोसाइटी। आप जो है सोसाइटी के लिए सही करें, वही टैक्स जो हैं कहाँ पे यूज होंगे, बिजनेस के रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है गवर्नमेंट वही करेगी। गवर्नमेंट रोड बनाएगी, ठीक है, या फिर कोई दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी, या फिर सोसाइटी के लिए सही चीज़ें करेगी, स्कूल ओपन करेगी, हॉस्पिटल्स बनाएगी, डैम्स बनाएगी, रोड्स बनाएगी, ब्रिजेस बनाएगी। वो सारी चीज़ें क्या है, बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेसमैन टू पे द टैक्सेस ऑनेस्टली टू द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट को जो भी टैक्सेस पे करने हैं वो ऑनेस्टली पे करे। वो भी क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बिजनेस का। ठीक है, नाउ अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है, कई सारे बिजनेसमैन जो है क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं गुड्स को, जो भी गुड्स बेच रहे हैं उसको मैनिपुलेशंस करते हैं और इसके थ्रू वो पैसा कमाते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन वांट्स टू अर्न मोर मनी एज सुन एज पॉसिबल, जल्द से जल्द ज़्यादा पैसेवर बनना चाहते हैं हर एक लोग। तो टू डू दैट व्हाट दे डू, दे अडल्ट्रेट द प्रोडक्ट। वो क्या करते हैं, गुड्स को मिक्सिंग करते हैं। आप अगर कई बार अगर आप गुड्स न्यूज़पेपर पढ़ते होगे, टीवी में न्यूज़ देखते होगे, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो है ये लोग पकड़े गए जो गुड्स को अडल्ट्रेट कर रहे थे। जैसे कि वो घी होता है, ठीक है, अगर आप ये कृष्ण जन्माष्टमी के टाइम अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो उसके आने वाले टाइम में सभी न्यूज़ में यही आता है कि भाई नकली घी पकड़ा गया। ठीक है, कई बार होता है कि भाई मिल्कमैन जो है कुछ दूध में कुछ मिलावट करके बेच रहा है। तो ये चीज़ें नहीं करनी। एज एन बिजनेसमैन यू हैव टू सेल द गुड्स विदाउट एनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो इसमें अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में क्या नहीं करना है, तो आपको अडल्ट्रेशन नहीं करना है। ठीक है, अडल्ट्रेशन आपके गुड्स में नहीं करना है। साथ साथ हम जो हैं आपको और होर्डिंग्स नहीं करनी है, ब्लैक मार्केटिंग नहीं करनी है। ठीक है, होर्डिंग्स नहीं करनी है, ब्लैक मार्केटिंग नहीं करनी है, आपको वो सारी चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, जो सोसाइटी को बुरा हो सके वो सारी चीज़ें नहीं करनी है आपको। ऐसे नहीं, यू हैव टू सेल द गुड्स इन लीगल मैनर। ठीक है, बिल्कुल ही कुछ भी गलत किए बिना ही आपको अपने गुड्स सेल करने, आपको अपना बिजनेस करना है। ठीक है, होर्डिंग्स और ब्लैक मार्केटिंग क्या कि भाई होर्डिंग्स मतलब कि अभी जो है यू बाय द स्टॉक्स and you are not selling it. ठीक है, as a manufacturer you just producing the goods and you are not selling this good into the market, so that when there is a shortage of that goods you will sell that goods and you will charge the higher price.
ठीक है। होर्डिंग्स क्या होती है कि भाई अब भी हम सारे गुड्स जो है इकट्ठा करते जाएं मार्केट में सप्लाई ना करें। अब अगर मार्केट में शॉर्टेज हुई उस गुड्स की तो क्या होगा, उसकी प्राइस बढ़ेगी। जैसे जैसे गुड्स की शॉर्टेज होती जाएगी वैसे वैसे गुड्स की प्राइस बढ़ती जाएगी। जब गुड्स की प्राइस हाई हो जाएगी तब आप अपना गुड्स सेल करना स्टार्ट करो। तो ये क्या हो गया, आपने होर्डिंग्स की, आपने इलीगल एक्टिविटीज की। ठीक है, तो एज एन बिजनेसमैन यू डू नॉट हैव टू डू दैट, आपको ये चीजें नहीं करनी है। ठीक है, तो वो अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, आपको क्या ये प्रैक्टिसेस नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद यूज पॉल्यूशन फ्री प्रोडक्शन टेक्निक्स। एज एन बिजनेसमैन यू हैव टू यूज द टेक्निक्स विच आर नॉट पॉल्यूटिंग द नेचर। ठीक है, आपको ऐसी टेक्निक यूज करनी है, प्रोडक्शन टेक्निक यूज करनी है जिसकी वजह से नेचर को कोई भी हार्म नहीं हो रहा है, ना ही वाटर को, ना ही नॉइज पॉल्यूशन, ना ही एयर पॉल्यूशन, कुछ भी पॉल्यूशन नहीं हो रहा है। ऐसी आपको टेक्निक यूज करनी है। कई फर्म होती है ना वो कि भाई जो गंदा पानी होता है वो नदी में फेंक दिया तो उससे क्या होगा, वाटर पॉल्यूशन होगा। या फिर अपनी जो चिमनी होती है वो बहुत ही छोटी होती है तो इसकी वजह से एयर पॉल्यूशन रहता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें नहीं करनी है। ठीक है, तो आपको ऐसी प्रोडक्शन टेक्निक यूज करनी है जिसमें किसी भी तरीके का पॉल्यूशन ना होता हो। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव कौन से हैं आपके, सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्टिव कौन से हैं आपके, सोशल ऑब्जेक्टिव। तो हमारे दो ऑब्जेक्टिव हो गए, हमने यहाँ पे कर लिए, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। एज बोथ आर द नेम सजेस्ट, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड टू द फार्म एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड टू द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के लिए एक बिजनेस क्या कर सकता है उसके रिलेटेड। नाउ वी हैव द थर्ड ऑब्जेक्टिव, दैट इज द ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, थर्ड ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव विच इज रिलेटेड टू द एम्प्लॉई। किसके रिलेटेड है, एम्प्लॉई। ठीक है, बेटरमेंट ऑफ एम्प्लॉय। एज एन बिजनेसमैन इफ योर एम्प्लॉयज आर सेटिस्फाइड देन यू कैन अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, अगर आपके एम्प्लॉयज जो हैं सेटिस्फाइड हैं, ठीक है, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। सेटिस्फाइड एम्प्लॉय परफॉर्म एट देयर बेस्ट। सेटिस्फाइड एम्प्लॉय जो होंगे वो अपनी बेस्ट पे ही जो है काम करेंगे और उसकी वजह से कंपनी को ही फायदा होगा। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ी असेट्स है। ठीक है, किसी भी बिजनेस की सबसे बड़ी असेट्स अगर मैं कहूं तो वो जो है ह्यूमन असेट्स रहती है। ठीक है, ह्यूमन असेट्स क्यों, मैं आपको एग्जांपल दूं तो भाई किसी के पास, कोई कंपनी के पास फाइनेंस हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो जो भी बाकी के जितने भी रिसोर्सेज कंपनी के पास हैं, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो असेट्स हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो अपडेटेड मशीनरीज हो, ठीक है, वॉट एवर द रिसोर्सेज कंपनी हैज, ऑल दैट रिसोर्सेज विल यूज बाय द ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, वो सारे के सारे रिसोर्सेज कौन यूज करेगा, ह्यूमन रिसोर्स। एंड इफ योर ह्यूमन रिसोर्सेज आर नॉट ट्रेंड, इफ योर ह्यूमन रिसोर्सेज आर नॉट सेटिस्फाइड, देन ऑल दोज रिसोर्सेज विल नॉट यूज। ठीक है, नॉट ऑफ यूज, वो कुछ भी काम के नहीं रहेंगे अगर आपके ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं सेटिस्फाइड नहीं है आपकी कंपनी से। ठीक है, कि भाई मेरे एक कंपनी का मैं आपको एग्जांपल दूं, कंपनी ए एंड कंपनी बी। ठीक है, अब कंपनी ए के पास बहुत ज्यादा पैसा है, ठीक है, उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है बहुत अच्छा है। ठीक है, तो कंपनी बी कैन कॉपी दैट। ठीक है, कंपनी जो वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज कॉपी कर सकती है बाय टेकिंग अ लोन। ठीक है, लोन लेके कंपनी बी ये फाइनेंशियल रिसोर्स कॉपी कर सकती है। इसके पास एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, नई टेक्नोलॉजी वाली मशीन है, तो कंपनी ए भी वो टेक्नोलॉजी वाली मशीन बाय कर सकती है। ठीक है, कोई भी उसे रोक नहीं सकता। लेकिन फर्क कहां आएगा कि भाई अगर एम्प्लॉय किसी के सेटिस्फाइड हैं तो वो हम नहीं ले सकते, उसको हम कॉपी नहीं कर सकते। ठीक है, तो फॉर दैट एज आई सेड, ह्यूमन रिसोर्स आर द बेस्ट असेट्स व्हेन एनी फर्म कैन हैव। ठीक है, कोई भी फर्म के पास अगर सबसे अच्छी असेट्स होती है तो वो उनके एम्प्लॉय हैं, अगर वो सेटिस्फाइड हैं तो। ठीक है, तो उनको सेटिस्फाई करने के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जो अचीव करने जरूरी हैं। ठीक है, आप अपने एम्प्लॉय को सेटिस्फाई कर सकते हो अगर ये ऑब्जेक्टिव्स जो हैं आप अचीव करते हो। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज। अब यहां पे आपको क्या करना है, वी हैव टू गिव द फैसिलिटी टू द एम्प्लॉय सो दैट दे कैन वर्क विद द पीस। ठीक है, वो अपने काम जो है बहुत अच्छी तरीके से कर सकें, ताकि आप उनको ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करो, अगर तो भी वो अच्छे से काम करेंगे, तभी वो सेटिस्फाइड रहेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं, तो सबसे पहला है गुड वर्किंग कंडीशन। ठीक है, किसी भी एम्प्लॉय को जो है सबसे पहला अगर हम बात करें तो फेयर वेजेस होते हैं।
ठीक है। फेयर वेजेस मतलब ऐसे वेजेस दो कि उसकी स्टैंडर्ड लिविंग लाइफ जो है अच्छे से जी सके, ठीक है। आप इतने भी कम न दो कि भाई 6,000 पगार, 1 महीना रहना है, काम करना है तो करो, तो वो क्या करेगा, अगर जब तक उसके पास काम नहीं होगा तो करेगा, वरना वो चला जाएगा, ठीक है। तो एज एन बिजनेस यू हैव टू प्रोवाइड द सैलरी सो दैट द एम्प्लॉय कैन मेंटेन देयर स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ लाइफ, ठीक है। एक सोसाइटी में रहने के लिए जो अच्छी सैलरी चाहिए वो मेंटेन कर सके अपनी लिविंग लाइफ, स्टैंडर्ड लिविंग लाइफ, तो उतनी सैलरी कंपनी को देना जरूरी है, ठीक है। अपनी एम्प्लॉय को देना जरूरी है, तभी जाके वो फाइनेंशियली कुछ भी बर्डन नहीं रहेगा। अब अगर आप अपने एम्प्लॉय को कम सैलरी दे रहे होगे तो वो क्या करेगा, और ज्यादा पैसे कमाने की सोचता रहेगा, और अगर कहीं भी उसे अगर कहीं और जॉब ऑफर हो गई विद द हायर सैलरी, ही विल शिफ्ट टू दैट कंपनी, ठीक है। सपोज कोई एक इंडिविजुअल 8,000 पगार दे रहा है और अगर वो उसे सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है तो वो क्या सोचेगा कि मुझे 10,000, 12,000, 15,000 वाली जॉब मिले। तो अगर कोई भी इंडिविजुअल उसे ऑफर करेगा तो वो क्या चलेगा, वहां चला जाएगा, ठीक है, वो वहां पे चला जाएगा। तो इट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस और इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस दैट दे शुड प्रोवाइड अ फेयर वेजेस टू देयर एम्प्लॉय। इतनी वेजेस तो देनी ही है कि वो अपनी स्टैंडर्ड लिविंग लाइफ को मेंटेन कर सके और वो कॉस्ट जो है कंपनी को भी भारी ना पड़े, ठीक है। इस तरीके से उन्हें वेजेस देने होंगे, ठीक है। वेजेस के बाद दूसरे हैं गुड वर्किंग कंडीशंस। अब सपोज मुझे जो है 15,000 रुपये या फिर मुझे 50,000 रुपये पगार मिल रहा है, सैलरी मुझे आ रही है, ठीक है। 50,000 रुपीज आई एम अर्निंग एज एन सैलरी फॉर एवरी मंथ फॉर वर्किंग अ फर्म, ठीक है। किसी भी कंपनी में काम करने के लिए मुझे सैलरी मिल रही है 50,000 रुपये। तो अगर ऐसे में वो मुझे वर्किंग कंडीशन सही नहीं है, मतलब कि मेरा बॉस जो है वो बहुत ही चिड़चिड़ा है, वो मुझे ऑलवेज गालियां देता रहता है, मुझे टोकता रहता है, मुझे काम करने नहीं दे रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, ठीक है। या फिर मेरे कलीग्स ऐसे हैं जो नहीं है अच्छे, या फिर मैं ऐसी जगह पे काम कर रहा हूं जहां पे टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा है, जो मेरी बॉडी जो है उसे उसके साथ सेट नहीं हो पा रही है, या फिर मुझे ड्यूटी ऐसी है कि मुझे 12 घंटे तक काम ही करना है, मैं 5 मिनट का भी ब्रेक नहीं ले सकता, ठीक है। अगर ऐसी सारी सिचुएशंस हैं तो मैं 50,000 को छोड़ दूंगा, मैं कहीं पे 30,000 वाली जॉब कर लूंगा, अगर मुझे अच्छा काम और अच्छी तरह अच्छा बॉस मिले, मुझे बीच में थोड़ा सा फ्री काम भी मिले, ऐसा अगर टाइमिंग होगा तो मैं वही जॉब कर लूंगा, मैं 50,000 को नहीं देखूंगा। तो वो क्या हुआ, वर्किंग कंडीशन सही नहीं है। तो एज एन बिजनेसमैन यू हैव टू प्रोवाइड द गुड वर्किंग कंडीशंस। अगर ऐसा काम है जहां पे बहुत हीट हो रही है तो एज एन बिजनेसमैन यू कैन इंस्टॉल द AC ओवर देयर और द फैन ओवर देयर। अगर ऐसा काम है कि मुझे खड़े रह के करना है तो मुझे बीच में ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, सारी वर्किंग कंडीशंस हैं। इफ द वर्किंग कंडीशन इज नॉट गुड आई विल लीव द जॉब, ठीक है। तो एज एन बिजनेसमैन टू सेटिस्फाई योर एम्प्लॉय यू हैव टू प्रोवाइड द गुड वर्किंग कंडीशन टू देयर एम्प्लॉय। मतलब बॉस के साथ रिलेशन अच्छा होना चाहिए, अपने कलीग्स के साथ अपने रिलेशन अच्छे होने चाहिए, साथ साथ वर्किंग कंडीशन भी है कि भाई अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो AC भी वहाँ पे होना चाहिए, या फिर फैन होना चाहिए, या फिर बीच में ब्रेक मिलना चाहिए। वो सारी चीज़ें क्या है, वर्किंग कंडीशन, ठीक है। तो वो वर्किंग कंडीशन भी सही होनी चाहिए। उसके बाद है कई सारे एम्प्लॉयज जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि भाई अगर आउटर स्टेट से आते हैं या फिर कहीं दूर से आते हैं तो बड़ी बड़ी फर्म्स क्या करती हैं, दे प्रोवाइड द एजुकेशन एंड हाउसिंग फैसिलिटीज फॉर द फैमिली ऑफ देयर एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय की फैमिली के लिए हाउसिंग अलाउड करते हैं, मतलब मकान रहने के लिए देते हैं, घर रहने के लिए देते हैं, साथ साथ अपने बच्चों को एजुकेशन की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इनके अपने एम्प्लॉय के लिए सही है, ठीक है। चिल्ड्रंस के एजुकेशन से अगर सपोज जैसे आपको पता हो कि भाई अडानी स्कूल है मुंद्रा में, तो उनके वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय काम करें जो हायर लेवल पे हैं, ठीक है, वो मजदूर वाले नहीं, जो हायर और मिडिल लेवल पे काम करें, उन सभी के बच्चों को वो स्कूल में वहीं पे पढ़ सकते हैं। तो वो क्या है, चिल्ड्रंस एजुकेशन। तो वो जो एम्प्लॉयज होता है उसको कोई डर नहीं रहता कि भाई मेरे बच्चे जो हैं कहाँ पे पढ़ेंगे, मेरे चिल्ड्रंस कहाँ पे पढ़ेंगे, वो उन्हें कोई डर नहीं रहता। तो अगर वो कंपनी जो है अगर ये चीज़ भी ऑफर कर रही है तो एम्प्लॉयज जो हैं सेटिस्फाइड हो जाएंगे और अपने हिसाब से वो सारे काम करते रहेंगे, ठीक है। इसी तरीके से एक और चीज़ है डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें अपनी फैमिली के हो गई, लेकिन कई एम्प्लॉयज जो हैं अपने आप का डेवलपमेंट चाहते हैं, ठीक है। तो अगर फर्म जो है उन्हें डेवलपमेंट प्रोवाइड करती है, ट्रेनिंग देती है, तो क्या होगा, अगर सपोज आई एम द ट्रेंड इनफ, अगर मैं ट्रेंड हूँ, मुझे ट्रेनिंग दी गई है, तो मुझे क्या होगा, मैं फ्यूचर में जो हूँ ज़्यादा प्रमोशन ले सकता हूँ, मेरी सैलरी भी इंक्रीज हो सकती है। तो ये डेवलपमेंट भी होना ज़रूरी है।
अगर कोई भी ऐसा प्रोग्राम कंपनी अरेंज करती है जिसके थ्रू कंपनी जो है डेवलपमेंट दे सके अपने एम्प्लॉय को, तो एम्प्लॉय क्या होंगे, सेटिस्फाइड होंगे और वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। तो विद दिस वी आर एंडिंग टूडेज लेक्चर, और आपको होमवर्क जो है मैं सेंड करता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।